हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर में वनस्पति संसाधन। वनस्पति संसाधन में हमने वनों की बात की। वनस्पति भौतिक कारकों के द्वारा उत्पन्न वनस्पति प्राकृतिक दशाओं में उत्पन्न होती है। उसके बाद में हमने उसके बारे में चर्चाएं की, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में। उसके बाद हमने उनके प्रकार और वितरण की बात की थी, और अब हम पढ़ेंगे उसके प्रकारों को एक एक करके। कल हमने बात की थी उसके पहले प्रकार के बारे में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की। उसमें हमने उसका वितरण पढ़ा था। वितरण में हमने देखा था कि विषुवत रेखा के उत्तर में 10 डिग्री और दक्षिण में 10 डिग्री तक उसका विस्तार था, और उसके अंदर अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन और इंडोनेशिया वाला कुछ क्षेत्र, जिसमें सुमात्रा है, बोर्नियो है और मलाया प्रायद्वीप का मलेशिया देश, ये उसमें आते हैं। हमने वहाँ की जलवायु के बारे में चर्चा की। उसमें जलवायु में हमने देखा कि वहाँ पर औसत रूप में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। टेम्परेचर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के बावजूद भी इतना ज़्यादा नहीं रह पाता। उसका कारण है वहाँ पर वर्षा। प्रतिदिन वहाँ पर वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ के टेम्परेचर में कमी आती है। वहाँ पर हमने देखा कि सघन वनस्पति उस वर्षा के कारण है। वहाँ पर सूर्य की किरणें धरातल पर नहीं पड़ती। कारण क्या है? वहाँ के वृक्ष, वहाँ के 5 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों के साथ में लताएं भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ की जलवायु में हमने देखी थी। अब आगे उसी में अगला पॉइंट लेकर चलते हैं। अपना पॉइंट तो क्या था? हम टॉपिक पढ़ रहे थे वनस्पति संसाधन। वनस्पति संसाधन, वेजिटेशन रिसोर्सेज। हम इसके अंदर इसके प्रकारों में पहला प्रकार पढ़ रहे थे। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। हम इसके अंदर पहला पॉइंट लिया था वितरण का। उसके बाद हमने पढ़ा था जलवायु। अब पढ़ रहे हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट, प्रमुख वृक्ष। प्रमुख वृक्ष। हम बात करें यहाँ पर इस भूमि में, कौन सी भूमि में? कांगो बेसिन, अमेज़न बेसिन, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र। इस भूमि में यहाँ के स्थल भाग का 70% भाग वृक्षों से ढका हुआ है। यहाँ की भूमि में, यानी जहाँ पर 1 वर्ग मीटर है तो उसमें 0.7 जो क्षेत्र है वो वृक्षों का है। यहाँ पे इस कुल भूभाग का 70% क्षेत्र पर क्या है? यहाँ पे वृक्ष हैं। यहाँ पे लताएं भी हैं, यहाँ पर झाड़ियाँ भी है, और यहाँ पर पेड़ वृक्ष भी हैं। वृक्ष छोटे भी हैं, मध्यम भी हैं और बड़े भी हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसके अंदर इस 70% भाग पे वृक्ष हैं, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर इनकी प्रजातियों में देखें तो कांगो बेसिन की हम बात करें। यहाँ पर कांगो बेसिन में 6500 प्रकार की प्रजातियाँ हैं वृक्षों की। यहाँ पर 6500 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। आगे हम बात करें अमेज़न बेसिन की। अमेज़न बेसिन में भी 40,000 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। आप सोच सकते हो कि वहाँ पे कितने वृक्ष हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक प्रजाति के कितने वृक्ष हो सकते हैं। यहाँ पर
लकड़ियों का दोहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप एक जैसे पेड़ की लकड़ी काट ही नहीं सकते। एक प्रजाति के वृक्ष 5 यहाँ मिलेंगे तो 5 बहुत दूर बाद मिलेंगे आपको। यानी वहाँ पे लकड़ी संसाधन वहाँ पे होगा जहाँ पे एक ही प्रकार की प्रजाति के वृक्ष होंगे, वहाँ उद्योग धंधे चलने लगेंगे। जैसे पतझड़ वन है तो पतझड़ वनों में उसकी लकड़ी मुलायम होती है, इतनी कठोर नहीं होती। जैसे हम बात करें यहाँ पे कनाडा की, कनाडा पे जो लम्बरजैक प्रकार के मानव समुदाय है, जो लकड़ी काटने का समुदाय है, उसको लम्बरजैक बोलते हैं। वहाँ पे कोणधारी वृक्ष हैं और कोणधारी वृक्ष वो पतझड़ वनों में आते हैं। वहाँ पर उस प्रकार की प्रजाति के जो वृक्ष हैं वो समूह में मिलते हैं, एक ही प्रजाति के मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ पर उन पेड़ों को काटा जाता है और उनसे यहाँ पे काष्ठ के रूप में काम में लिया जाता है। लकड़ी का उसकी काम में ली जाती है, मुलायम लकड़ी होती है, फर्नीचर भी बनता है, सब कुछ बनता है उससे। जैसे हम बात करें यहाँ की, यहाँ पे कठोर लकड़ी के वन हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज़्यादा है और ये कठोर लकड़ी मुलायम नहीं होने के कारण इसका उत्पादन अधिक नहीं हो पाता फर्नीचर में। यहाँ पे हम देखें अमेजन के बाद में इसके प्रजातियों के वृक्ष कौन कौन से हैं। यहाँ पे आबनुस है, वृक्ष है, आबनुस है, लोहा कास्ट है, यहाँ पर लोहा कास्ट के बाद रोजवुड है, ताड़ है, महोगनी है, रबड़ है, यहाँ पर रबड़ है, यहाँ पर पारानट है, यहाँ पर कोयल पोक है, यहाँ पर सीबा है। इतने प्रकार के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। इन वृक्षों को आप याद कर लीजिएगा। हमने पहले इसका वितरण देखा था, फिर हमने इसकी जलवायु देखी थी, अब हम इसके वृक्ष देख रहे हैं। आपको इतना ही लिखना है, इसका पॉइंट याद रख लेना, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि यहाँ के 70% भाग पे वृक्ष हैं। यहाँ पर कांगो बेसिन और अमेज़न बेसिन में अनेक प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष हैं। यहाँ पर इस प्रकार की प्रजाति के वृक्ष ज़्यादा हैं। ज़्यादा वृक्ष आबनुस है, लोहा कास्ट है, रोजवुड है, ताड़ है, महोगनी है, रबड़ है, पारानट है, कोयल पोक है और सीबा है। इतने प्रकार के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। अगला पॉइंट हम ले रहे हैं इसकी विशेषताएं। आपको उम्मीद है ये पहला प्रकार याद हो गया होगा। दूसरा हम आगे ले रहे हैं इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में यहाँ पे हम पहली विशेषता ले रहे हैं, यहाँ पर लकड़ी अत्यधिक कठोर है। लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, कठोर होती है। वृक्ष अत्यधिक पास व सघन रूप में पाए जाते हैं, आपको याद हो गया होगा पहली विशेषता इसकी, आपको ये याद करनी है। पहली विशेषता है लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है और वृक्ष अत्यधिक पास यानी एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, वह सघन रूप में यानी गहरे यानी पास होते हैं। तो ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की। हम दूसरी विशेषता लेंगे इसके अंदर। पहली विशेषता आप याद कर लीजिएगा। हम इसकी दूसरी विशेषता लेंगे। दूसरी विशेषता है एक साथ
विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। अगली विशेषता क्या है इसकी? यहाँ एक साथ विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। हम इसकी तीसरी विशेषता लेंगे। वृक्षों की ऊंचाई 55 मीटर तक होती है। हम अगली विशेषता लेंगे। ये विशेषता समझ में आ गई होगी आपको। वृक्षों की ऊंचाई औसत रूप में यानी 55 मीटर तक हो सकती है। अगली विशेषता हम ले रहे हैं, वृक्षों के साथ झाड़ियाँ, छोटे पौधे, भी होते हैं। हम इसकी अगली विशेषता लेंगे। इन वनों में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष कुल विश्व का 1.6% होते हैं। ये विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। इन वनों में चौड़ी पत्ती के वृक्ष होते हैं। चौड़ी पत्ती के वृक्ष वहाँ होंगे जहाँ ज़्यादा वर्षा हो, यानी इस क्षेत्र में अधिक जो वृक्ष होंगे वो चौड़ी पत्ती वाले होंगे। यहाँ पर पूरे विश्व का 1.6% चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष इन्हीं स्थानों पे होते हैं। यहाँ पे अगली इसकी विशेषता लें हम, ये दुर्गम क्षेत्र का मतलब होता है मानव की पहुंच से दूर। क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा, उसमें हमने उसका वितरण पढ़ा, उसमें जलवायु पढ़ी, उसमें वृक्ष पढ़े, उनकी विशेषताएं देखी। ये 6 विशेषताएं आप इनको याद कर लीजिएगा। पहली विशेषता हमने देखी, अत्यधिक कठोर लकड़ी के वृक्ष, यानी इतने पास होते हैं, इतने सघन होते हैं, वो लकड़ी कठोर होती है और सघनता अधिक होती है। दूसरी विशेषता हमने देखी, एक साथ विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता हम देखेंगे, यहाँ पे वृक्षों की ऊंचाई 55 मीटर तक होती है। हम चौथी विशेषता में देखा, वृक्षों के साथ झाड़ियाँ, छोटे पौधे और लताएं भी होती हैं। अगली विशेषता हम देखेंगे, इन वनों की पूरे विश्व के क्षेत्र का 1.6% चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष यहीं पे पाए जाते हैं। हम अगली विशेषता देख रहे हैं, ये दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्र वही होते हैं जहाँ मानव के वहाँ जा नहीं पाता, यानी मानव की पहुँच से वो दूर हो। तो इन विशेषताओं के साथ ये पहला प्रकार कंप्लीट होता है। इनका हमने विश्व के मानचित्र में इनके स्थान चिन्हित कर लिए थे। वहाँ पे कांगो बेसिन भी किया था, वहाँ पे अमेजन बेसिन भी किया था और वहाँ पर इंडोनेशिया वाला क्षेत्र भी किया था। हम अगला पॉइंट इसमें ले रहे हैं। हम पहला प्रकार की बात कर चुके हैं। दूसरा प्रकार हम लेंगे मानसूनी पतझड़ वन। इसको लेने से पहले आप इसके बारे में जान लीजिएगा। यहाँ पे मानसून वाला क्षेत्र जो होता है, इस प्रकार को हम जब पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं विश्व के मानचित्र में। यहाँ पे हम देखें,
इस भाग में हम देखेंगे देखिए यहाँ पे हमने लास्ट ईयर बात की थी कि पूरे विश्व में हम 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिण के बीच में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं। उन पवनों के कारण ग्रीष्म काल में वो किधर से चलेंगी और शीतकाल में वो किधर से चलेंगी, उनके बारे में चर्चा की थी। लेकिन एक बार फिर हम याद कर रहे हैं इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करें, वापस वायदा पेटियों की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएंगी तो ये वनस्पति भी समझ में आ जाएगी, ये मानसूनी वन आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक, 30 डिग्री से 60 डिग्री तक। यहाँ पे दक्षिण में भी 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री और ये वाला क्षेत्र 90 डिग्री का। हमने, आपको याद हो तो यहाँ पे वायुदाब पेटियाँ पढ़ी थी हमने, ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पढ़ी थी हमने। यहाँ पर उस उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी पढ़ी थी। यहाँ पर हाई प्रेशर था, यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे भी उस उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी पड़ी थी, यानी हाई प्रेशर था यहाँ पे। इस भाग में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पड़ी थी, यानी यहाँ पे प्रेशर लो था। यहाँ भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी पड़ी और इसमें भी लो प्रेशर था। यहाँ पे हमने ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पड़ी थी, यहाँ भी हमने ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी पड़ी थी, यानी हाई प्रेशर पड़ा था। ये बातें आपको याद आ गई होगी। यहाँ पर हम पवनों की बात करें तो पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अगर पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी तो यहाँ पे हम बात करें, पवनें चलनी चाहिए सीधी, लेकिन चल नहीं पाती। और चल नहीं पाती इसलिए इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं हाथ की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर, वो फेरल के नियम के अनुसार होता है। सारी डिटेल हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हम इस डिटेल को पढ़ने बैठ जाएंगे तो अपना सिलेबस नहीं होगा। इसलिए मैं आपको पिछली कक्षा में कहता था ये चीज़ें आप याद कर लो। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई थी तो आज ये दिक्कत ही नहीं आती। हम देखते हैं इन चीज़ों के बारे में कि पवनें इस क्षेत्र में इस दिशा में चलने लग जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं हाथ की ओर, जैसे यहाँ से सीधा आना चाहती है लेकिन अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती है, इसका दायां इधर है। यहाँ पे भी सीधा चलना चाहती है लेकिन अपने बाएं हाथ की ओर घूम जाती है, तो इसकी ये दिशा हो जाती है, यानी इस क्षेत्र में ये दिशा होगी, यहाँ पर यह दिशा होगी, यहाँ पे ये दिशा होगी। तो अब यहाँ पे सूर्य उत्तरायण भी होगा और सूर्य दक्षिणायन भी होगा। सूर्य उत्तरायण होता है तो यहाँ पर इस क्षेत्र में सूर्य सीधा चमकेगा और सीधा चमकेगा तो इस भाग को गर्म करेगा। अगर इस भाग को गर्म करेगा तो स्थल भाग गर्म होगा तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान और वायुदाब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि हम टेम्परेचर इसके विलोमानुपाती होता है। किसके? प्रेशर के। तापमान वायुदाब का विलोमानुपाती होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, अगर वायुदाब बढ़ेगा तो तापमान घटेगा, तो दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य उत्तरायण होगा, सूर्य 0 डिग्री रेखा के उत्तर में चमकेगा तो यहाँ पे इस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा करेगा। अगर तापमान ज़्यादा करेगा तो वायुदाब कम होगा, अगर वायुदाब कम होगा तो यहाँ पे प्रेशर कैसे बनेगा? लो। इस भाग में सूर्य है नहीं क्योंकि वो तो उत्तरायण है। इस भाग में वो नहीं होगा तो यहाँ पे तापमान कम होगा, और तापमान कम होने का मतलब यहाँ पे वायुदाब ऊंचा होगा,
हवा, हम बात करते हैं हवा की। हवा चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी तो यहाँ पे सीधा चलना चाहेगी, लेकिन यहाँ पे इसकी दिशा बाएं हाथ की ओर घूम जाती है। यहाँ पर अगर ये बाएं हाथ की ओर घूमेगी तो हमने फेरल का नियम पढ़ा था कि ये 0 डिग्री रेखा को क्रॉस करते ही, यानी उसको पार करते ही अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं हाथ की ओर घूम रही है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं हाथ की ओर घूम रही है। तो ये जो पवन है वो पवन इसको क्रॉस करते ही अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाएगी और अपने दाएं हाथ की ओर घूमते ही यहाँ से जो आर्द्रता लेकर जाएगी, जिन क्षेत्रों में ये टकराएगी वहाँ पे वर्षा करती जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेगी ये वर्षा, इस क्षेत्र में वर्षा करेगी। यहाँ पर यहाँ की जो पवन होगी वो भी यहाँ से चलेगी और इस भाग को घूम जाएगी और इन क्षेत्रों में वर्षा करेगी। यहाँ पर इन क्षेत्रों में ये पवन आएगी और यहाँ पे वर्षा करेगी। इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते हैं, मानसूनी वर्षा। हम इस पवन की 6 महीने इसकी दिशा ये होती है तो 6 महीने इसकी विपरीत होती है, इसलिए इसको मानसूनी पवन कहते हैं। यानी ये गर्मियों में चलती हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, उस टाइम में इसकी दिशा ये वाली दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी होती हैं। तो यहाँ पर इन पवनों का नाम ही हम लेते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो ये पवनें अपना मार्ग बदल लेती हैं। यानी कि जब सर्दी आएगी तो सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा और जब दक्षिणी गोलार्ध में चमकेगा तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा और तापमान ज़्यादा होने का मतलब लो प्रेशर बनेगा। वही इसकी उल्टी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में हो जाती है और यहाँ पर उच्च वायुदाब बन जाता है। अगर वही कंडीशन रही, यहाँ पे उच्च वायुदाब है, यहाँ पे निम्न वायुदाब है, तो यहाँ से जो पवनें आती हैं वो स्थल भाग से आती हैं। क्योंकि ये स्थल भाग है, ये पूरा जलीय भाग था, इसलिए यहाँ से पवनें चलती थी तो आर्द्रता को लेकर चलती थी। यहाँ अगर वायुदाब यहाँ पे ज़्यादा है अब, तो यहाँ से पवनें चलना स्टार्ट होगी तो ये स्थल भाग है पूरा एशिया वाला, यहाँ से इसको आर्द्रता नहीं मिल पाएगी। अगर आर्द्रता नहीं मिल पाएगी तो ये पवनें शुष्क होती हैं। अगर ये पवनें शुष्क होंगी तो यहाँ पे वर्षा नहीं कर पाती, तो ये केवल अपने ग्रीष्म काल में वर्षा करती हैं। शीतकाल में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ शीतकाल होता है, उस टाइम में केवल अपने भारत के इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं जो कि कोरोमंडल का तट है, वहाँ पे ये वर्षा करेगी। तो ये शीतकालीन पवनें कहलाएंगी। इनकी दिशा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें होंगी, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती। यहाँ पे जो हम मानसूनी वनों की बात कर रहे हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण यहाँ वर्षा होगी, उनमें हरे भरे वृक्ष रहेंगे। फिर अगर सूर्य दक्षिणायन होगा, यहाँ शीतकाल आएगा, तो यहाँ शीतकाल में वर्षा नहीं होगी, तो उस टाइम में ये जो पवनें हैं इसके कारण वृक्षों में हरा भरा नहीं रह पाएंगे और अपने पत्ते गिरा देंगे। अगर ये पत्ते गिराएंगे तो इनको हम पर्णपाती या मानसूनी वन कहते हैं या पतझड़ वन कहते हैं। यहाँ इस वर्षा पे इसको डिपेंड रहना पड़ता है। तो हम दूसरे प्रकार की बात कर रहे हैं, वो प्रकार है मानसूनी पतझड़ वन। इसके अंदर इनके क्षेत्रों को हम ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसके वितरण की। 0 डिग्री रेखा के यहाँ पे 10 तक तो वो है ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। इसके यहाँ से लेकर के और 25 डिग्री तक, दोनों गोलार्धों में 25 डिग्री तक यहाँ पे कौन से वृक्ष हैं, मानसूनी वन। यहाँ पे हम बात करें तो इस क्षेत्र में यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र आता है, जिसमें ये जो देश आ जाएंगे मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जैसे देश आएंगे। यहाँ पर भारत दक्षिणी एशिया का भाग है, वो भी इसी में आता है मानसूनी वर्षावन में। इसके अंदर यहाँ पे चीन वाला भाग भी आता है। चीन का ये पूर्वी भाग ये पूरा मानसूनी क्षेत्र में आता है। इसके अंदर यहाँ पे अफ्रीका वाला क्षेत्र भी आता है। इसी के अंदर
यहाँ पे ये जो ब्राज़ील का दक्षिणी भाग है वो भी आता है। ब्राज़ील यहाँ पे देश है, इसका दक्षिणी भाग इसी में आता है। इसके अंदर यूएसए वाला, ये यूएसए है, इस यूएसए का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है ये भाग मानसूनी वर्षावन में आता है। यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह है, ये पश्चिमी द्वीप समूह भी इसी में आते हैं। याद रखिएगा, पश्चिमी द्वीप समूह और पूर्वी द्वीप समूह दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे जो एक रेखा गुजरती है ग्रीनविच से, 0 डिग्री रेखा गुजरती है, इसके पश्चिम में जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह मतलब छोटे छोटे द्वीप एक साथ हैं, उन्हीं द्वीपों को हम पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं, जिसको कैरेबियन द्वीप भी बोलते हैं। यहाँ पर इसके पूर्वी भाग में जो द्वीप हैं, यहाँ पे ये इंडोनेशिया वाले जो द्वीप समूह हैं, इनको हम पूर्वी द्वीप समूह बोलते हैं। ये दोनों आप ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो इसके क्षेत्र कौन से हो गए, पश्चिमी द्वीप समूह, दक्षिणी पूर्वी यूएसए, यहाँ ब्राज़ील का दक्षिणी भाग, यहाँ पे अफ्रीका वाला पार्ट बीच में, यहाँ पर भारत वाला क्षेत्र, इसके अंदर ही दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र आ जाता है, इसके चीन का क्षेत्र भी आता है, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग आता है, उसमें मानसूनी वन है। ये तो हमने इसके वितरण की बात कर ली। इसके अंदर इसकी जलवायु की बात करें तो यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा औसत रूप में होती है। हमने पहले प्रकार में कितनी लिखी थी, 200 लिखी थी, वहाँ पर 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ तापमान ग्रीष्मकाल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर इसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीतकाल में इसका तापमान, ये तो ग्रीष्मकाल का है, और ये 10 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसका शीतकाल का है। शीतकाल आ गया समझ में। यहाँ पे ये जो इसका टेम्परेचर है, ये इसकी वर्षा है। यहाँ पर जो ये वर्षा होती है ये मानसूनी पवनों से ही होती है। यहाँ की पूरी वर्षा, संपूर्ण वर्षा इन मानसूनी पवनों से ही होती है। यहाँ पे हमने 2 बातें इसकी कर ली हैं। कौन कौन सी, वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम मानसूनी वनों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानसूनी वनों का इसका वितरण पढ़ रहे हैं। तो वितरण कहाँ से है, 10 से 25 डिग्री के बीच में। वहाँ पे जो जो क्षेत्र आते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, वो इसी में आते हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका का यूएसए जो देश है, उसी का दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया, पश्चिमी द्वीप समूह हो गए, और इसका ब्राज़ील का दक्षिणी भाग हो गया, और अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, यहाँ पे भारत का क्षेत्र हो गया, चीन वाला भाग हो गया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का भाग हो गया, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये देशों के नाम आप याद रख लीजिएगा मानसूनी वनों में। इसके बाद हमने इसकी जलवायु में पढ़ा कि यहाँ की संपूर्ण वर्षा मानसूनी पवनों से होती है और यहाँ पर औसत रूप में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उस वर्षा के यहाँ पे ग्रीष्मकाल में टेम्परेचर देखें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अगर शीतकाल का टेम्परेचर देखें तो 10 डिग्री से 27 डिग्री के बीच का टेम्परेचर होता है। यहाँ आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दूसरे ही इसी प्रकार की बात हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।